तो दोस्तों आपका स्वागत है एजुकेशन विद MK गौतम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी जो अब जैसा समय चल रहा है उसमें आपको सुरक्षित रहना बेहतर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सही होंगे। आज की सीरीज में देखेंगे महाजनपद के बारे में जो हम बताएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बराबर 1-2 करके या 3 करके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि यह एग्जाम पे भी निर्भर करता है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था वैदिक सभ्यता में हमने देखा था जो सबसे लास्ट सीरीज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल हमने बताया था कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC तक। तो पूर्व वैदिक काल के समय में हमने देखा कि जैसे जैसे कबीलाई जीवन जो विस्तार धीरे धीरे होते गया अपने चरणों के अनुसार, तो धीरे धीरे उनका जो विस्तार हुआ, तो कबीले के समूह को जन कहा गया, जन के प्रधान को राजन किया, राजन के मतलब होता है राजा। तो जिस प्रकार हमने देखा कि धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता गया, जन से जनपद में हो गए, जनपद के आधार पर महाजनपद हो गए। तो महाजनपद का उदय कैसे हुआ या विस्तार कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। महाजनपद का मतलब होता है कि जनपद का जो समूह जो विस्तार हुआ अधिक मात्रा में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद की अगर बात करें तो बेसिक तौर पे तो हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य आधार था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि प्रमुख जो व्यापार की बात करें तो कृषि था। तो ये सब प्रमुख आधार धीरे धीरे बदलते चले गए। लोहा का प्रयोग तो उत्तर वैदिक काल में हो गया, इसलिए कृषि का भी वो मतलब जो उपयोग करना या कहे अगर किसी का जो है प्रमुख आधार बन गया। तो जो भी जीवन के आधार थे उनमें चेंजिंग आते गए, धीरे धीरे उनका जो है विस्तार और मानसिक जो थी उनमें बदलाव आते गए, जिनके आधार पर उन्होंने अलग अलग तरह के विस्तार भी किए, हमने बताया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी जो है बिहार में कुछ ऐसी जगह मिले जहां कृषि के साक्ष्य के आधार पर प्रमाण मिले। हमने बताया था कि लोहा का आविष्कार 1000 BC में हो गया। जब ये लोहा का आविष्कार जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो 1000 BC में जब लोहा का आविष्कार हो गया तो धीरे धीरे इनके क्रमबद्ध रूप से कृषि का आविष्कार बढ़ गया। कृषि का आधार बढ़ने के कारण जो है नए नए जो है सैनिकों में भी बदलाव है, सैनिक के जो शस्त्र अस्त्र थे उसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कृषि के आधार पर नए नए उपकरण बनाए गए, हल बनाए गए, बहुत सारे जो है जो उपकरण बनाकर उसको कृषि को प्रमुख आधार पर आगे बढ़ाया गया। प्रमुख आधार पर जब आगे बढ़ाया गया तो उनके कृषि जब भी होगा तो आप जानते होंगे कृषि होगा तो अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाहे कोई भी देश के जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के आधार पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कृषि के आधार पर उनका जो महत्व बढ़ता चला गया, उपकरण नए नए बनते चले गए और अर्थव्यवस्था मजबूती पाते गए। अर्थव्यवस्था जो है 6वीं शताब्दी में विस्तार धर लिया। जब अर्थव्यवस्था विस्तार धरा तो राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश होना लगा। राजनीतिक में जीवन में जब प्रवेश होने लगा तो हुआ क्या, जो अर्थव्यवस्था जो कृषि आधार था वो विस्तारी रूप ले लिया। विस्तारी रूप के कारण जो है अनाज का उपयोग होने लगा तो लोग अस्थायी हो गए। उन्होंने सोचा कि जब हमारे पास जो है इतने अनाज हो गए तो हम किसी राज्य को भी दे सकते हैं या किसी राज्य में जाकर इन्हें बेच भी सकते हैं, या हम अपने कबीलाई जीवन को छोड़कर किसी मुख्य आधार पर भी जा सकते हैं। तब जब राजा थे उन समय में तो सैनिकों के लिए भी ज्यादा जो अनाज हो गए और उनको देने के लिए बहुत सारे अनाज भी रह गए जो अगले समय में काम कर सकते थे। तो जिस तरीके से उनका जो आधार जो है आगे आगे बढ़ता चला गया, उस तरीके से उनका जो परिवेश में भी बदलाव आया। जब परिवेश में उनका बदलाव आया तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपने जो पहले वाले घर थे या पहले वाले जो अपने गाँव थे वहां चले जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कि गांव की परिस्थिति उस टाइम में नहीं थी, क्योंकि कबीलाई जीवन का आधार था। कबीलाई धीरे धीरे जन में बदल गया और जन के पंचजन हमने बताया था कि जनपद कहलाया। तो जनपद जो कहलाया तो वही महाजनपद में बदल गया, क्योंकि इसका विस्तार धीरे धीरे उनके राज्य से लेकर उनके जो भी जो जिला थे उनमें विस्तार होते गया। तो वो विस्तार धीरे धीरे हो गया, तो उससे क्या हुआ कि वो एक शक्तिशाली रूप में आ गया। शक्तिशाली रूप के कारण जो है हुआ क्या, जो मतलब कि विस्तार हुआ, जो विस्तार होने के कारण जो है ज्यादा विस्तार हो गया, तो यही रूप ले लिया महाजनपद में रूप ले लिया। और इसके कारण जो है बहुत सारे विस्तार वहां पे हो गए। तो राजाओं ने सोचा कि क्यों ना हम अपने राज्य को भी और दूसरे भी राज्य को विस्तार करके उनका महाजनपद में उपयोग करें।
महाजनपद में अगर बात करें तो इनका 16 महाजनपद है टोटल, 16 महाजनपद, जिनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, अब देख रहे होंगे मगध को, कौशल को, वत्स को और अवंती को, ये जो 4 जनपद है वो शक्तिशाली माना गया। इनका विस्तार जो है उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर दक्षिण में और दक्षिण से लेकर पूर्व तक इनका विस्तार था। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली माना गया है मगध को। मगध सबसे शक्ति इसलिए था क्योंकि इनका जो है राजाओं ने इनका जो है बहुत उपयोग किया, क्योंकि यह पटना और गया के क्षेत्र में था। ठीक है, तो इनका धीरे धीरे इनके राजाओं ने इनका विस्तार किया। क्योंकि बात अगर करें राजगिरी या गिरिवीज की, इसकी राजधानी गिरिवीज भी बोला जाता है, तो राजगिरी की बात करते यह 5 तरह से पहाड़ों से घिरा था। यह भौगोलिक स्थिति इतना बेहतर था कि इसे कोई भी राजा इन्हें जो है राज में एंटर नहीं कर, मतलब प्रवेश नहीं कर सकता था, और प्रवेश नहीं होने के कारण इनका विस्तार आगे बढ़ता चला गया, विस्तार में कोई रुकावट नहीं हुई, इसलिए मगध जो है सबसे शक्तिशाली माना गया। क्योंकि यहाँ पे जो है हमने बताया कि भौगोलिक स्थिति सबसे बेहतर थी, एक तरफ पानी था और चारों तरफ पहाड़ के ऊपर घिरे हुए थे, उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही बेहतर तरीके से था, इस कारण से इसका विस्तार हुआ। अगर हम इसकी बात के वर्णन की तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर इकाई है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उनमें इनका वर्णन है 16 महाजनपदों का, 16 जो जनपद है उनका प्रमुख 16 जनपद महाजनपद है। जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है इनका, उसमें वो वर्णन किया गया है। तो ये जो है अंगुत्तर इकाई, क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में कि किस साहित्य में जो है 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किया गया है, तो अंगुत्तर इकाई में। अगर बात करें जैन धर्म की तो भगवती सूत्र में इनका वर्णन किया गया है 16 महाजनपद का। तो जैसे ही आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई तो राजनीतिक जीवन में भी परिवेश हो गया, इसके कारण इसका विस्तार आगे बढ़ गया, यही रूप ले लिया महाजनपद का। तो हुआ क्या, जो कुछ ऐसे जनपद थे जिनका जो है अगर बात करें राजधानी की वर्तमान में है, तो ये जाम ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ बात करें कुछ राज की, तो कुछ ऐसे राज मिले, बहुत सारे ऐसे राज थे जिसका जो है राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं के द्वारा जो है उनका जो राजनीतिक वो जो संचालित होता था राजतंत्र के द्वारा। कुछ ऐसे भी राज मिले जहाँ गणतंत्र था, मतलब जन और संघ के द्वारा राज्य जो है संचालित होता था। तो कुछ अधिकांश ऐसे राज मिले जहाँ राजतंत्र के द्वारा राज्य संचालित होता था या राज्य विस्तार होता था। तो हम अगर कुछ बेसिक बात की अगर जानकारी करें तो जन और संघ के द्वारा जो है इनका कुछ राज्य ऐसे मिले जो गणतंत्र रूप से विस्तार, जैसे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य थे। जैसे हम अगर बात करें मल्ल की, तो मल्ल जो है गणतंत्र महाजनपद में माना गया, सबसे पहला गणतंत्र महाजनपद जो है वज्जी को माना गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वज्जी जो है गणतंत्र जो है प्रथम महाजनपद था। तो जो 16 महाजनपद उसको हम पढ़ेंगे और कुछ बेसिक बारे में जानकारी लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो हम एक तरफ लिखे हुए हैं चार्ट में जो महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है, वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पड़ता है और महत्वपूर्ण बिंदु इससे क्या बोलते हैं और एग्जाम व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे। तो मगध सबसे शक्तिशाली था, हमने बताया मगध सबसे शक्तिशाली था और यह वर्तमान में पटना और गया के क्षेत्र में पड़ता है। और वर्तमान में इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवीज थी, ये ध्यान में रखिएगा। मगध जो हमने बताया कि भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे बेहतर थी, इसलिए सबसे शक्तिशाली माना गया और इसके कोई भी जो है आक्रमण या कोई भी तरह के नुकसान इसे नहीं पहुंचाया जा सका। अगर हम दूसरी राजधानी की बात करें तो अंग की राजधानी है चंपा इसकी राजधानी है, ध्यान में रखेगा। और इसका जो क्षेत्र वर्तमान क्षेत्र वो भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। यहाँ के जो शासक थे ब्रह्मदत्त शासक थे, ठीक है, ये ध्यान में रखेगा। अगर तीसरी बात करें तो वज्जी की जो है वैशाली क्षेत्र में पड़ता है, वैशाली इसकी राजधानी है। यह तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है, तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। यह प्रथम गणतंत्र जो है महाजनपद था। यह 8 राज्यों का संघ था। अगर पूछ दिया जाए कि कौन से महाजनपद थे जो 8 राज्यों के संघ थे तो वह वज्जी था। वज्जी की हम बात करें तो वज्जी जो है सबसे मतलब 8 राज्यों का संघ था। इसमें जो लिच्छवी है वो सबसे प्रमुख माना गया है संघ में। अगर चौथी अगर बात करें महाजनपद की तो काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी। और वाराणसी जो है आपको पता होगा कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यह यूपी के क्षेत्र में है। यह अरुणा 80 नदी के बीच में पड़ता था, मतलब जो काशी महाजनपद है वो अरुणा और 80 नदी के बीच में
पड़ता था। अगर पांचवा हम बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत था, जो फैजाबाद में पड़ता है, जो अयोध्या के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, फैजाबाद जो अयोध्या में है, जो राम जन्मभूमि के नाम से, वहां पे जो है जब यह क्षेत्र था, वहां पे उस समय में कोई भी मतलब कि जो मनुष्य थे उनका आधार ज्यादातर नहीं मिला, नाम मात्र का था। और दिन दिन इनका विस्तार जो है वह मतलब कि जैसे हर्यक वंश आए, शिशुनाग जो आए, नंद वंश, इनके समय में इनका विस्तार धीरे धीरे हुआ। और उस टाइम में जो 500 BC में लगभग यहाँ पे कोई नाम मात्र का भी लोग नहीं थे। तो अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं, जो राम जन्मभूमि के नाम से आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। यहाँ जो है प्रसन्नजीत शासक थे, यहाँ के शासक प्रसन्नजीत थे, ध्यान में रखिएगा। जो कौशल महाजनपद थे उनकी राजधानी श्रावस्ती, और फैजाबाद मतलब अयोध्या का जो क्षेत्र आप जानते हैं, और यहाँ के शासक प्रसन्नजीत यहाँ के शासक थे। और छठा अगर महाजनपद की बात करें तो मल की राजधानी कुशीनगर थी, जिसका जो जिला पड़ता है वो वर्तमान में देवरिया पड़ता है। यह दूसरा गणतंत्र महाजनपद था। जैसे हमने बताया कि प्रथम जो है वज्जी था, और दूसरा गणतंत्र जिसके द्वारा हमने बताया कि जन असंघ के द्वारा यह संचालित होता था राजनीतिक जीवन। जो मल जनपद था वहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। हम आगे पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में, तो वहां पढ़ेंगे कि जो मल जनपद है वहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ठीक है। सातवां जो है वत्स भी जो है एक शक्तिशाली के रूप में आया। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है प्रयाग, यह संगम यमुना के तट पर बसता था, और जो यमुना और गंगा के जो संगम होता है वहां के क्षेत्र में यह पड़ता था। प्रयाग आप लोग जानते होंगे, जो इलाहाबाद के नाम पर प्रयाग जो अभी फिलहाल में जो है वर्तमान में पड़ता है, प्रयाग नाम दिया गया। यह अवंती महाजनपद के वत्स को मिला, मतलब अवंती महाजनपद ने वत्स को मिला लिया। अवंती जो महाजनपद थे, हमने पढ़ेंगे आगे अवंती के बारे में, तो अवंती ने जो है वत्स को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अगर कुरु की बात करें, कुरु का मतलब होता है कि ध्यान में रखिएगा, किसी याद करने का ट्रिक ये है कि आप ऐसे याद करिएगा तो नहीं होगा, आप ऐसे करिए याद, ऐसे नहीं करिए। आप एक दूसरे से मिला, मगध, राजगिरी, अंग मतलब चंपावती मतलब वैशाली, काशी मतलब वाराणसी। काशी जो है आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके वाराणसी में है, जो महाजनपद है। कौशल श्रावस्ती, मल मतलब कुशीनगर, वत्स मतलब कौशाम्बी। तो ऐसे याद करें। कुरु आप बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे। तो कुरु जो है इंद्रप्रस्थ राजधानी इनका, कुरु महाजनपद का इंद्रप्रस्थ राजधानी है। इसका जो वर्तमान में क्षेत्र पड़ता है दिल्ली और हरियाणा और अमेठी के जो मेरठ के कुछ क्षेत्र है वो यहाँ पे पड़ते हैं। जो दिल्ली का प्राचीन नाम माना जाता है योगिनीपुर। अब पूछ दिया जाएगा कि 500 BC में या महाजनपद के कार्यकाल में जो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, योगिनीपुर। आप जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र के बारे में, जो कि महाभारत में चर्चित स्थल रहा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नौवां जो है पांचाल जो है इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। महाजनपद पांचाल की अहिच्छत्र था राजधानी। इसकी वर्तमान क्षेत्र बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं था। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पंचाल के बारे में, ठीक है, बदायूं क्षेत्र था। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन महाजनपद का मथुरा क्षेत्र से आप जानते होंगे। मथुरा के बारे में जो इनका जो है पुराण में भी जो है, अगर इसकी बात करें मेघना स्थिजी ने इंडिका पुस्तक में सूरसेन का वर्णन किया गया। पूछ दिया जाएगा कि मेगास्थनीज ने किस वंश का जो वर्णन किया है, तो मतलब जब महाजनपद की, तो वो सूरसेन का वर्णन किया है अपने। मेगास्थनीज जो इनकी पुस्तक थी इनकी, उसमें इनका वर्णन किया सूरसेन का महाजनपद का। 11वां अगर बात करें चेदी की, तो चेदी की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी या सत्यवती होती है, जो वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड में पड़ता है। जो आप जानते होंगे वहां के राजा शिशुपाल थे। अवंती जो शक्तिशाली रूप में चौथा नंबर पे आता है, जो उसका राजधानी था उज्जैन और महिष्मती, जो MP के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। जो मगध के जो राजा थे शिशुनाग ने उन्होंने अवंती को अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है, अवंती को अपने क्षेत्र में मिला लिया। वहां के राजा जो थे वो चारप्रद्योत थे, मतलब चारप्रद्योत जो थे राजा थे, उनकी जो इन शिशुनाग से युद्ध होती है, उन्होंने बाद में जाके इनसे मित्रता कर ली, और मित्रता करने पर उनकी जो चेचक जो उनकी बीमारी हो जाती है, उनके कारण उन्होंने अपने जो वेद को, जीवक को वहां पे अवंती भेजा चारप्रद्योत को उपचार करने के लिए।
ठीक है। शिशुनाग ने इसे फिर बाद में मगध में मिला लिया, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अगर बात करें 13 नंबर पर मत्स्य, तो मत्स्य की जो राजधानी थी महाजनपद की, विराटनगर राजधानी थी, जो वर्तमान में जयपुर और राजस्थान के क्षेत्र में है। जयपुर और राजस्थान के क्षेत्र में इसके कुछ फैक्ट नहीं है, इसको आप राजधानी और महाजनपद याद रखिएगा। वर्तमान क्षेत्र किस क्षेत्र में, ये पूछे जा सकते क्वेश्चन। चौथा, अस्मक। अस्मक एक ऐसा महाजनपद है कि यह सबसे दक्षिणी क्षेत्र में मात्र एक ऐसा ही जनपद है जो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। अस्मक की अगर बात करें इसकी राजधानी की तो कोटिल है, और पोतना इसकी राजधानी है, जो आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत के में अवस्थित है। दक्षिण भारत में पूछ दिया जाके कि दक्षिण भारत में कौन ऐसा एक महाजनपद है, तो वो है अस्मक। अस्मक ध्यान रखें, इसकी राजधानी कोटिल या पोतना है। अगर 15वां की बात करें, 15 महाजनपद की, तो कंबोज है और गंधार है 16 नंबर पर। ये जो राजधानी है वो ध्यान में रखिएगा कि यही दो राजधानी है 16 महाजनपद में जो भारत से बाहर अवस्थित है। भारत से बाहर अवस्थित है यह महाजनपद है अस्मक, मतलब कंबोज और गंधार। कंबोज गंधार ऐसे महाजनपद है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, और कंबोज की जो राजधानी है हाटक और राजपुर है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है, आप जानते होंगे तक्षशिला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह पाकिस्तान के क्षेत्र में दो ऐसा 16 महाजनपद में दो ऐसा महाजनपद है जिसकी राजधानी या जो क्षेत्र वर्तमान वो पाकिस्तान भारत से बाहर पड़ता है, कंबोज और गंधार, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें कंबोज की तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। पूछ दिया जाएगा कौन ऐसे महाजनपद थे जो घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था कंबोज। ठीक है दोस्तों। अगर गंधार की बात करें जो इसकी राजधानी तक्षशिला है, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। पाणिनि जो है व्याकरण 4 के जो है शीर्ष मतलब निवासी है। व्याकरण 4 के जो मतलब कि जो हम बात करें उसके पुस्तक के जो लेखक है वह पाणिनि, जो उनके निवासी जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं या भारत से बाहर है। अगर कुछ बेसिक बातें की अगर बात करें तो हमने बताया था ऋग्वेदिक काल में, पीछे थोड़ा चलते हैं तो ऋग्वेदिक काल में जो है पिता का वर्णन 375 बार मिला है। हमने बताया था इंद्र का 250 बार मिला है, अग्नि का 200 बार मिला है। जो भी जन थे, संघ थे, समिति थी, उनका 8 बार नंबर, संघ का 8 बार वर्णन मिला है, समिति का 9 बार। तो ये सब आप किसी भी किताब या बुक से आप देख लीजिएगा। कुछ बेसिक बात की अगर बात करें तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने आप को कंसंट्रेट रखिए और अपने आप को जो है लक्ष्य के रूप में निर्धारित कीजिए, क्योंकि समय सबका साथ नहीं देती है और समय जिनका साथ देती है वो तो बहुत बड़ा बलवान बन जाता है। इसलिए आप लोग समय का साथ दीजिए और समय को सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। आपसे यह विनती है, किसी भी लेकर परेशानी हो, किसी सब्जेक्ट या किसी भी क्लास के लिए अगर परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके आप मिल सकते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। और कंसंट्रेशन को बनाए रखें और पढ़ाई में अपने आप को लक्ष्य पर निर्धारित करें, क्योंकि यही लक्ष्य आपको आगे जाके काम देगी। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तभी आगे लॉकडाउन के बाद जो भी समय आएगा उसमें आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, और समय को व्यर्थ ना जाने दें और सही उपयोग करें। आगे की हम सीरीज में देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, गुड बाय, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।